नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं और सीएम केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। 6 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद पीएमएलए कोर्ट में आज उनकी पेशी होनी है। केजरीवाल की राउज एवेन्यू अदालत में पेशी होगी। ईडी केजरीवाल की एक बार फिर से रिमांड की मांग कर सकती है। कोर्ट के सामने मांग ईडी की तरफ से रखी जा सकती है। केजरीवाल को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तो रिमांड के खत्म होने के बाद आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है और ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग जो है वो कोर्ट से कर सकती है। दोपहर 2 बजे सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाना है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ पीआईएल दाखिल हुई है। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए यह पीआईएल जो है वो दाखिल की गई है। केजरीवाल के खिलाफ जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुरजीत सिंह यादव ने यह पीआईएल कोर्ट में दाखिल की है। एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुरजीत सिंह यादव ने पीआईएल दाखिल की है। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ यह पीआईएल दाखिल की गई है। उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की जो जनहित याचिका है वो दाखिल हुई है और इसकी सुनवाई अब होनी। सुरजीत सिंह यादव की पीआईएल पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में यह पीआईएल दाखिल की गई है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे दें। आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को ईडी का समन आ गया है। दत्ता प्रसाद नाइक, अशोक नाइक को समन जारी हुआ है। अमित पालेकर, रामराव बाग को भी यह समन भेजा गया है। चारों नेताओं को आज पेश होने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने यह समन चारों ही नेताओं को जारी किया। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने यह समन भेजा है। अमित पालेकर, रामराव बाग को भी समन जारी हुआ। गोवा के 4 आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह समन ईडी ने भेजा है और पेश होने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को महारैली करने जा रही है। वहीं रैली को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महारैली में लोगों को आमंत्रित करने के लिए पर्चे बांटे। साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से रामलीला ग्राउंड में पहुंचने की भी अपील की गई है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होगी। इलेक्शन कमीशन दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी करेगा। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी अब शुरू होगी। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से यह अधिसूचना जारी होगी और दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होगी।
आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। प्रांतीय कमेटी के प्रस्ताव पर हाईकमान ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में 26 मार्च को हुए आत्मघाती हमले में 5 चीनी नागरिक मारे गए थे। बता दें कि खैबर पख्तूनवा के शांगला जिले के बेशम इलाके में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया था। वहीं पुलिस का कहना है कि आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी कार चीनी नागरिकों के काफिले में घुसा दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। तो हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। तो ये वीडियो सामने आया है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा का ये वीडियो, जब चीनी नागरिकों को मारा गया। 26 मार्च का ये वीडियो बताया जा रहा है। बता दें कि इस हमले में 5 चीनी नागरिक जो है वो मारे गए थे। हमले का वीडियो अब वायरल है। तो देखिए किस तरीके से ये इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। 26 मार्च को यह आत्मघाती हमला 5 चीनी नागरिकों पर किया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। उधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 13 दिसंबर 2023 को विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इन 100 दिनों में क्या क्या बदलाव हुआ, सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं, इस रिपोर्ट से जानिए। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। छत्तीसगढ़ में सुशासन के 100 दिन पूरे। 100 दिन में जो वादे किए वो पूरे हुए। छत्तीसगढ़ में तरक्की समृद्धि के नए आयाम। आदिवासी, गरीब, महिला, किसान सब पर ध्यान। चाहूं और फैली समृद्धि और खुशहाली। लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप की तैयारी। सभी 11 सीटों पर दंगल के लिए योद्धा तैयार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पोस्ट के जरिए सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, 100 दिनों में पूरी की सभी प्रमुख गारंटी। चाहूं और फैली समृद्धि और खुशहाली। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने सुशासन के 100 दिन पूरे कर लिए। इन 100 दिनों में हमने चुनाव के पहले जो प्रमुख गारंटी जनता को दी थी, उसे सरकार बनने के बाद तत्काल अमल पर लाना शुरू किया और सर्वप्रथम प्रदेश के 18 लाख परिवारों के लिए पीएम आवास की राशि जारी करते हुए गाँव, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, आदिवासी, कर्मचारी सबका ध्यान रखा और सबकी उम्मीदों का मान रखते हुए प्रमुख गारंटियों को पूरा किया। साथियों, ये तो बस शुरुआत है सुशासन की। आगे भी हम प्रदेश को सुशासन के रास्ते पर चलकर विकसित बनाएंगे, तरक्की और समृद्धि के नए आयाम गढ़ेंगे। 3 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए दिन रात काम करेगी हमारी सरकार। आप सभी को मेरा जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। सरकार बनने के बाद इन 100 दिनों में बीजेपी ने कई काम किए। छत्तीसगढ़ में महिलाओं, किसानों, गरीबों और आदिवासियों पर सरकार का विशेष ध्यान रहा। 17,12,000 से ज्यादा माता बहनों के खाते में 655 करोड़ रुपया से ज्यादा एक महीने का एक किस्त भेजने का काम कर चुके हैं। आने वाले समय में प्रति महीना उनके खाते में 1,000 रुपया के हिसाब से जाएगा। सीएम साय के मुताबिक प्रदेश की जनता सरकार के कामकाज से बेहद खुश है। आइए सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं।
छत्तीसगढ़ के 18 लाख परिवारों को आवास मिला। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए फ्री रेत उपलब्ध कराने का फैसला। महतारी वंदन योजना में 70 लाख महिलाओं के खाते में 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। बीजेपी सरकार ने 2 साल के धान का बोनस 25 दिसंबर को 3716 करोड़ रुपए किसानों को दिए। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में 19,257 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि देने की शुरुआत। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वादा निभाते हुए 24,70,000 से अधिक किसानों को 13,320 करोड़ रुपए का एक मुश्त भुगतान। तेंदुपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक दर को 4,000 रुपए प्रति मानक से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा दिए जाने की शुरुआत। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए चरण पादुका योजना फिर से शुरू की जाएगी। साल 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3,799 करोड़ रुपए और साल 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल 12,168 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 18 लाख परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराया। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के आवास निर्माण के लिए फ्री रेत में उपलब्ध कराने का फैसला भी सरकार ने किया। वहीं सीएम साय अपने आधिकारिक निवास में वादे के अनुसार बाद में गए। पहले उन्होंने वादों को साल 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3,799 करोड़ रुपए और साल 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मातृशक्ति के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना में प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के खाते में 655 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे ट्रांसफर किए। इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 90 सीटों में से बीजेपी को 54 सीटें मिली थी। अब लोकसभा चुनाव सामने है और यहाँ सभी 11 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी के महेश कश्यप, राजनांदगांव से मौजूदा सांसद संतोष पांडे, कांकेर से भोजराज नाग, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल, दुर्ग से विजय बघेल, सरगुजा से चिंतामणि महाराज, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया, बिलासपुर से तोखन साहू, जहांगीर चांपा से कमलेश जांगड़ और कोरबा से सरोज पांडे प्रत्याशी हैं। बात करें जातीय समीकरण की तो यहाँ बीजेपी ने 11 सीटों में से 3 पर ओबीसी, 4 सीटों पर एसटी और 3 सीटों पर सामान्य वर्ग के नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। वहीं 1 सीट पर एससी वर्ग के प्रत्याशी को टिकट मिला है। यहाँ की जातीय समीकरण की बात करें, सबसे ज्यादा ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है। ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लोग 47% हैं। ओबीसी में साहू जाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा। एसटी वर्ग यानी आदिवासी समाज के लोग 32% हैं। एससी यानी सतनामी समाज के लोग 13% हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक धर्म के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 93.25% हिंदू, 2.2% मुस्लिम, 1.92% क्रिश्चियन, 0.27% सिख, 0.28% बुद्धिस्ट, 0.24% जैन है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के सामने कई चुनौतियां होंगी। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10, तो वहीं 2014 में भी बीजेपी को 10 सीटें ही मिली थी। 2019 के चुनाव में प्रदेश की 11 में से बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी उससे बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। इतना विश्वास देश की जनता का, मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी पर है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है कि हम 11 की 11 सीट तो जीत रहे हैं, लेकिन मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने इन 100 दिनों में काफी विकास किया है। 13 दिसंबर 2023 को विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ ली थी। अरुण साव और विजय शर्मा डिप्टी सीएम बनाए गए थे। पूर्व सीएम रमन सिंह को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया था। अब सामने लोकसभा चुनाव है। इस चुनाव में भी बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह प्रदर्शन करना चाहेगी। बीजेपी ने यहाँ 9-2-11 का लक्ष्य तेज कर चुनावी अभियान को गति दे रही है।
युवा, किसान, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला मोर्चा समेत बीजेपी के सभी संगठन सक्रिय हो गए हैं। यहाँ 11 सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को 1 सीट पर, 26 अप्रैल को 3 और 7 मई को 7 सीटों पर मतदान होने हैं। तो अब 4 जून का इंतजार रहेगा जब जनता बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट।